Hello everyone. So welcome back with this chapter, The Living World Part 2. Now I will going to start diversity in the living world. Next topic. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. Each different kind of plant, animals, or organism that you see represent a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 millions. तो पहली बात, डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? इसका मतलब होता है कि वैराइटीज़, कितने टाइप्स के, कितने वैराइटीज़ के एनिमल्स या प्लांट्स हैं. तो इन पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे, अब दैट इज़ जब अभी तक जितना डिस्क्राइब हुआ है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन. तो यहाँ पे हम लोग जो अभी रीड किए उसका मतलब ये है कि योगा के जितने सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, बहुत ये सब डिफरेंट टाइप्स. हम लोग को मैंगो प्लांट दिखता है, पीपल प्लांट दिख रहा है, एनिमल्स में डॉग, कैट, मंकी, ज़ेब्रा, ये सब है. इंसेक्ट्स, वैराइटीज़ और इंसेक्ट्स है. तो जितना भी है सब बहुत सारा है, कुछ एक स्पीशीज़ का नहीं है, बहुत सारे स्पीशीज़ का यहाँ पे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स आपको मिलेंगे. जैसे जैसे एरिया, अगर आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो कुछ एनिमल्स मिलेंगे. यही आप अगर थोड़ा और अपने पूरे लोकेलिटी में चेक करेंगे तो और वैराइटीज़ मिलेगा. उससे ज़्यादा अपने पूरे जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको और नंबर ऑफ़ ज़्यादा वैराइटीज़ मिलेंगी. तो जितना भी आपका ऑब्जर्वेशन एरिया बढ़ता रहेगा, वैराइटीज़ भी बढ़ती रहेगी. तो मतलब यहाँ डिफरेंट और बहुत सारे वैराइटीज़ के क्या मिलेंगे? एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स सब मिलेंगे, सारे स्पीशीज़ मिलेंगे. अब तक का नोन स्पीशीज़ क्या है हम लोग का? कितना है? 1.7 टू 1.8 मिलियन. यहाँ हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 1.7 टू 1.8 मिलियन, तो अप्रॉक्स 1.5 मिलियंस क्या है? एनिमल स्पीशीज़ है, और अप्रॉक्स 0.2 मिलियंस हमारा क्या है? प्लांट स्पीशीज़ है. तो डाइवर्सिटी या वैराइटीज़ किसका सबसे ज़्यादा हो गया? एनिमल स्पीशीज़ का, rather than plant species. This refers to biodiversity or the number and types of organisms represent on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जितना भी अपना ऑब्जर्वेशन एरिया बढ़ाते जाएंगे वहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स या प्लांट स्पीशीज़, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारे बढ़ते जाएंगे. एक पुराने ही एरिया को अगर हम लोग ले लेंगे, एक बार उस एरिया को देखेंगे तो हमको कुछ एनिमल्स मिलेंगे, फिर अगर कुछ सालों बाद अगर गए वहाँ कुछ और मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिलेंगे. तो एक ही एरिया में भी हम लोग को बहुत टाइप्स के एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स में मिल सकते हैं. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own way by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. So in this para we came to know that बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड में. सबका अपना अपना एक नाम होता है. जैसे मैंगो का, उसको कोई आम भी बोलते हैं, कोई मैंगो बोलते हैं, तो हम लोग अपने तरीके से उसका नाम रख लेते हैं. जैसे क्यूकम्बर का खीरा बोलते हैं, कोई क्यूकम्बर बोलते हैं, तो वो लोग हम लोग अपने तरीके से नाम रख लिए. पोटैटो, आलू बोला जाता है, उसको पोटैटो बोल रहे हैं हम लोग. सबका अपना अपना नाम है. लोकल वाइज एरिया, लोकेलिटी में नाम भी चेंज वैरी करता है. उसी तरह अगर हम कहीं और स्टेट में गए तो अगर हम बोलेंगे आलू, में भी वो नहीं जानते हो, या कोई और कंट्री में भी वो नहीं जानते हो, तो इससे क्या होगा? कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिफिक वे में एक सॉल्यूशन निकाला गया. साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला कि हर एक स्पीशीज़ का क्या करते हैं? एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से सिर्फ जाना जाएगा. और अगर वो नाम बोलेंगे तो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन कि हाँ, आदमी, कोई भी इंसान आइडेंटिफाई कर पाएगा, हाँ हम इस स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं.
Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. तो यही नेमिंग अगर हम किसी को दिए, किसी को एक साइंटिफिक नेम दिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर मतलब क्या होगा? किसी को नाम देना, किसी को साइंटिफिकली कोई स्पीशीज़ का हम नाम रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. अब आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया? नोमेनक्लेचर हम लोग कब कर पाएंगे? जब उस स्पीशीज़ के बारे में सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता होगा, तो ही हम उसका क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर कर पाएंगे. तो पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग उस स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन. In order to facilitate the study, numbers of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, that is ICBN. Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature, that is ICZN. The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not used for any other known organism. तो नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? पहले स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ा. अब नोमेनक्लेचर कौन करेगा? कौन ये चीज़ को साइंटिफिकली नेम देगा? तो हर एक के लिए एक क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बनाया गया और हर एक चीज़ के लिए साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है. तो जो प्लांट स्पीशीज़ को नेम देंगे वो कौन है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर. प्लांट स्पीशीज़ को जो नोमेनक्लेचर दे रहे हैं उनको बोल देंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर. और अगर यही एनिमल स्पीशीज़ के लिए चला गया तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो याद रखिए, प्लांट स्पीशीज़ के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर और एनिमल स्पीशीज़ हुआ तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. और द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. इसका मतलब क्या हो गया? एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम होगा. 2, 3, 4 नहीं रख सकते, सिर्फ एक ही होगा और उसी नाम से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से उसको जाना जाएगा. और हाँ, एक और चीज़, एक बार अगर नेमिंग हो गया किसी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगिफेरा इंडिका, तो ये नेम सिर्फ और सिर्फ मैंगो स्पीशीज़ के लिए ही है. इसे किसी और स्पीशीज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उसको ये नाम दे सकते हैं. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organism. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system, given by Carlos Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world. This naming system used a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. It is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. तो इस बारे में हम क्या समझे कि अगर किसी को स्पीशीज़ को नाम देना है तो बायोलॉजिस्ट लोग क्या किए? एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, मतलब एक स्पीशीज़ का दो कंपोनेंट्स में नाम होगा. फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो मतलब जेनस होगा उसका, और सेकंड होगा स्पीसीज़. तो एक जैसे मैंगिफेरा इंडिका, यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंगो का, मैंगिफेरा इंडिका. तो मैंगिफेरा क्या हो गया? इसका जेनस हो गया और इंडिका क्या होगा? स्पीशीज़ हो गया. तो याद रखेंगे ये दो नाम है इसलिए इसको बाइनोमियल बोला गया. दो नाम नहीं बोल सकते. वर्ड फॉर्मेट क्या दिया है? 2 वर्ड फॉर्मेट है. तो मैंगिफेरा इंडिका 2 है तो क्या हो गया? इसलिए इसको बाइनोमियल बोला. बाई मतलब 2, इसलिए इसका नाम हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. और मैंगिफेरा है तो मैंगिफेरा आपका जेनस हो गया और इंडिका क्या हो गया? स्पीशीज़ हो गया. तो फर्स्ट नेम को जेनस होता है और सेकंड को क्या बोलते हैं? स्पीशीज़ बोलते हैं. आप लोगों ने देखा होगा मैंगिफेरा इंडिका को मैंने अंडरलाइन किया है. क्यों? क्योंकि ये हम लोग का स्टैंडर्डाइज वे है किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने का. मैंगिफेरा इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है. मैंगिफेरा हमने M कैपिटल में लिखा है बट इंडिका का I हमने स्मॉल में लिखा है. तो स्पीशीज़
उसका नाम जो होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, बट जेनस जो है वो उसका नाम क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये स्टैंडर्डाइज वे है किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने का। तो यहाँ नेक्स्ट पैरा में वही लिखा है, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. The first word in the biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined as printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. तो ये क्या हो गया, यहाँ जो मैंने आपको बताया पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये अलग अलग हम अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट नेम जो जेनस है मैंगीफेरा, वो एम जो होगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और आई क्या है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, वो स्पीशीज़ है। और ये कहाँ से आया है, ये इटैलिक्स लैटिन वे में लैटिनाइज्ड वर्ड है। ये कहाँ से लिया गया, लैटिन से लिया गया। और जब इस वर्ड को प्रिंट करेंगे तो ये इटैलिक्स वे में प्रिंट होगा, बट ये वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ है, लैटिन से। नेक्स्ट, name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form, that is Mangifera indica Lin. It indicates that this species was first described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make them possible. This process of classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था, ये सिस्टम कार्लस लीनियस दिए थे। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मैंगीफेरा इंडिका लीन लिखा है। मैंगीफेरा इंडिका क्या, मैंगीफेरा जेनस है और स्पीशीज़ क्या है, इंडिका है। पर लीन लास्ट में क्यों दिया है, क्योंकि जो पहले बायोलॉजिस्ट जिसने इसको डिस्क्राइब किया है उसका नाम लास्ट में दे दिया। मतलब फर्स्टली ये जो स्पीशीज़ है, जो मैंगो का स्पीशीज़ है, वो कौन डिस्क्राइब किया था, लीनियस किया था। इसके बाद कोई अगर इसको डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है, ओके फाइन, बट फर्स्टली जो डिस्क्राइब करेगा सिर्फ उसका ही नाम ऐड होगा और कोई भी बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट का नाम इसमें ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, पहले हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े, फिर आइडेंटिफिकेशन आया, अब क्या आ रहा है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे। जैसे मान लो इंसेक्ट्स को, बहुत सारे इंसेक्ट्स हम देखें तो उसको हम एक ग्रुप में डाल दिए, क्या हो गया वो, इंसेक्ट्स को कौन से ग्रुप में डालेंगे, आर्थ्रोपोडा। ये हम लोग बाद में लास्ट में पढ़ेंगे, अभी तब नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि आर्थ्रोपोडा क्या होता है। इंसेक्ट्स सारा जितना ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स होता है वो आर्थ्रोपोडा में जाता है। तो इसको क्या किया हम लोग, क्लासीफाई किए, एक ग्रुप में डालने को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. तो क्या हो गया, एनिमल्स के लिए हम लोग जानते हैं, अगर डॉग, कैट, ये सब को क्या किया हम लोग, क्लासीफाई किए, एक एनिमल ग्रुप में दे दिए। वैसे ही प्लांट्स का कोई मैंगो प्लांट देखा या फिर पीपल प्लांट देखा तो उसको किस में हम लोग क्लासीफाई कर दिए, एक प्लांट ग्रुप, मतलब प्लांटिक किंगडम क्या हो गया, प्लांट में डाल दिए। इंसेक्ट देखा तो आर्थ्रोपोडा में डाल दिए। तो वैसे क्या हो गया, ऐसे क्लासीफाई किए। Suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plant, not of rice or any other plant. Dog, cats, mammal, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for this category is taxa. टैक्सा किसको बोलते हैं, अगर हम किसी एनिमल्स को या किसी चीज़ को अगर किसी कैटेगरी में डालते हैं, किसी रैंक में डालते हैं, जैसे मैमल्स बोले तो मैमल्स में जो आएगा, व्हेल आ गया है, ह्यूमन बींग्स आ गए, ये लोग मैमल्स है, तो इसको डाले हम लोग तो एक रैंक दिए ना, एक कैटेगरी में डाले, तो साइंटिफिक वे में इसको टैक्सा बोलेंगे। डॉग भी क्या हो गया, एक उसको रैंक दिए, एक कैटेगरी है वो, तो उसको क्या हो गया, उसको भी हम टैक्सा ही बोलेंगे। टैक्सा मतलब किसी को एक रैंक देना या किसी को एक कैटेगरी देना, साइंटिफिक वे में इसको टैक्सा बोलते हैं। तो वीट भी अगर यूज़ करे वर्ड तो ये भी क्या हो गया, उस प्लांट के लिए टैक्सा ही हो गया। वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा। एनिमल्स
mammals, dogs are all taxa but at different levels. ये सब एक taxa है but अलग अलग levels में. जैसे wheat को बोले तो वो अलग है, मैंगो वो अलग है. तो ये सब, मगर हाँ ये अलग अलग टैक्स है, मगर जब प्लांट में जाएगा तो ये सब मिला के एक टैक्स हो जाएगा. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. और ये क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी. मतलब किसी को एक ग्रुप में डालना. External and internal structure along with the information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो टैक्सोनॉमी में जो हम अगर किसी को ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वो सब कुछ कुछ क्या क्या देख कर रहे हैं. उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ से डेवलप किया है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स क्या है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कहाँ से आया है, उसका पिछले से देख रहे हैं किस तरीके से वो डेवलप कर रहा है. वो सब देख करके ही हम उसका क्या करेंगे, एक ग्रुपिंग करते हैं. तो हेंस characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basis to taxonomy. तो taxonomy मतलब किसी को grouping करना. तो इसके लिए क्या क्या process है. First is characterization, identification, classification and nomenclature. यहाँ से questions आता है. तो taxonomy में क्या, कैसे हम लोग grouping करें, क्या क्या process है. Characterization, identification, classification and nomenclature. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. तो earliest मतलब बहुत पहले जो था, तो वो लोग कैसे करते थे, टैक्सोनॉमी कैसे करते, उनके बेसिस पे. मतलब उनको क्या चीज़, जैसे अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है तो उस बेसिस पे करें. अगर खाने को मिल रहा है, वो चीज़ खाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस बेसिस पे उसको क्या बोलते हैं, उसको फूड बना लेते थे. तो उस बेसिस पे उन लोग वो टैक्सोनॉमी करते थे. बट अभी थोड़ा डिफरेंट है. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. The word, हाँ, तो systematics. अब systematics क्या है कि human beings जो हम लोग क्या करते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसा है, कहाँ से डेवलप किया, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ उसके बारे में जानना होता है हमें. बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक स्पीशीज़ को लिए उसके बारे में पूरा आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको नाम देंगे, मतलब नोमेनक्लेचर करेंगे, तभी उसके बारे में कुछ जानते हैं. तो ये क्या हो गया, सिस्टमैटिक्स क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. मतलब पिछले वो कहाँ से, मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म से उसका स्ट्रक्चर मिल रहा है, सेल स्ट्रक्चर सेम है, कहाँ से डेवलप किया, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम नंबर में कितना नंबर्स है, सब चीज़ देखेंगे. वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स उसको बोलते हैं. उसका क्रोमोसोम कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ से डेवलप किया, तो ये सब चेक करेंगे. इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं. इसको मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अगर हम चेक करें, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स. तो ये मतलब ये चीज़ आप जान के रखें. द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा. सिस्टमैटिक कहाँ से लिया गया, कहाँ से ये वर्ड मिला, लैटिन से. एंड दैट मीन्स वो क्या है, सिस्टमा. सिस्टमा का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. और ये इसका मतलब क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया गया. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of Systema was later enlarged. तो सबसे पहले कौन थे, लीनियस फर्स्ट क्या किया, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए, फिर मैंगिफेरा इंडिका का सबसे पहले स्पीशीज़ का नाम वही दिया. फिर लीनियस क्या किया, सिस्टमैटिक्स वे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बताए. और वो अपना एक बुक पब्लिश की, उसका नाम था सिस्टमा नेचुरा. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. तो systematics में क्या क्या आ रहा है, identification, nomenclature and classification. उसको पहले identify कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं और उसको एक क्लास में डाल रहे हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट. तो सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म. ये हमेशा याद रखेंगे, सिस्टमैटिक मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इन बिटवीन ऑर्गेनिज्म. सो गाइज, हियर सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटेड.
and in next video I'm going to upload the third part of this chapter and the fourth part will be the question answer. So थैंक यू गाइज. आई थिंक आप लोग को समझ में आया हो. कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. एंड थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share my channel. Thank you. Goodbye.